हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर पे होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन जब होता है तो प्रोडक्ट जो बनता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। और मेनली दो टाइप का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। पहला रिएक्शन जो होगा वो फ्री रेडिकल टाइप का रिएक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन होगा। यानी कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किसी रिएक्शन में अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्टेंट का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कैसे रिलेटेड है। तो मान लीजिए आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया। इस मॉलिक्यूल में बहुत सारे कार्बन एटम हैं और एक कार्बन जो है कायरल है, यानी कि ये मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है और एक कार्बन इसमें कहीं पे कायरल कार्बन है। अब इसको हमने किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, तो जब रिएजेंट के साथ रिएक्ट करिएगा तो दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्शन जो है कायरल कार्बन पे हो, यानी ये जो रिएजेंट है वो कायरल कार्बन के साथ जाके इंटरेक्ट करे, या तो ऐड हो जाए या तो सब्स्टिट्यूट हो जाए, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये रिएजेंट जो है किसी और कार्बन से जो कि कायरल नहीं है उससे जाके इंटरेक्ट करे। तो दोनों केसेस में डिफरेंट टाइप का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट वो होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर पे रिएक्शन नहीं होता है, यानी कायरल कार्बन का कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता, और दूसरा वो रिएक्शन जिसमें कायरल कार्बन पे रिएक्शन होता है, यानी कायरल कार्बन का कोई बॉन्ड टूटता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों को देखते हैं। तो पहला सिचुएशन ऐसा सिचुएशन जिसमें रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट अकर एट द स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि रिएक्शन जो हो रहा है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल में कहीं और हो रहा होगा रिएक्शन। मान लीजिए कि आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ 2-मिथाइल-1-ब्यूटानॉल एंड इसका कन्फिग्रेशन भी आपको पता है, एस कन्फिग्रेशन। पहले आप देखिए इस मॉलिक्यूल को, अगर देखिएगा तो ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इससे चारों ग्रुप जो जुड़ा हुआ डिफरेंट है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है और यहाँ पे CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है कायरल है और ये वाला कार्बन जो है कायरल कार्बन है। अगर इस मॉलिक्यूल को आप HBr के साथ रिएक्ट करिए तो आपको प्रोडक्ट मिलता है 1-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन और इस प्रोडक्ट का आपको S कन्फिग्रेशन ही मिलता है। तो अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि पहले जो कन्फिग्रेशन था मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन और बाद में जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूल का वो कैसे रिलेटेड है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल में कहाँ रिएक्शन हो रहा। तो इस मॉलिक्यूल में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक OH जो है, यहाँ पे एक Br आके ऐड हो गया, यही अंतर है। OH पे एक Br ऐड हुआ, यानी OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने Br ग्रुप से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन जो कायरल कार्बन है उससे लगा हुआ चारों बॉन्ड है वो बॉन्ड नहीं टूट रहा, इसमें इस कार्बन जो कि कायरल नहीं है उसका बॉन्ड टूट रहा है और वहाँ पे जाके ब्रोमीन जुट रहा। तो हम पहला चीज़ तो ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कायरल कार्बन पे कोई बॉन्ड नहीं टूटा है। और दूसरा चीज़ अगर आप देखिएगा तो इस मॉलिक्यूल का जैसा कन्फिग्रेशन पहले है, जैसे पहले कैसा कन्फिग्रेशन है, पहले कुछ इस तरह का अगर अम्ब्रेला आप देखिए तो तीनों ग्रुप इधर जुड़ा हुआ, इधर साइड में आपका CH2OH है जो हैंडल पे लगा हुआ और बाकी तीनों ग्रुप जो है वो इधर में जुड़ा हुआ, तीनों ग्रुप इधर है। सेम सिचुएशन आपका प्रोडक्ट के साथ भी है। प्रोडक्ट का अगर आप देखिएगा तो ऐसा ही अम्ब्रेला है, यानी फिर इस केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में जो है आपका अम्ब्रेला का जो ओरिएंटेशन है वो सेम ही है। यहाँ पे आपका CH2Br ग्रुप है और यहाँ पे आपका CH2OH ग्रुप है। यानी कि जैसा कन्फिग्रेशन रिएक्टेंट का था वैसा ही कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट का, यानी कन्फिग्रेशन जो है रिटेन रहा, सेम कन्फिग्रेशन रहा।
ये अलग बात है कि इस केस में आर एस नोमेनक्लेचर भी सेम ही रह गया। जैसे यहाँ पे पहले नोमेनक्लेचर एस था और बाद में भी नोमेनक्लेचर सेम ही रह गया, यानी कि इस रिएक्शन में कन्फिग्रेशन भी रिटेन रहा और नोमेनक्लेचर भी रिटेन रहा। ये नोमेनक्लेचर कभी कभी सेम रह भी सकता और कभी कभी सेम नहीं भी रह सकता। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाला ग्रुप और जाने वाला ग्रुप, यानी जो पहले लगा ग्रुप था और जो ऐड हुआ है वो ग्रुप, दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। जैसे इस केस में CH2OH का वही प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपका CH2Br का प्रायोरिटी ऑर्डर है। इस कार्बन से जो जो ग्रुप लगे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसका मिलेगा? अगर रिएक्टेंट साइड देखिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा, फोर्थ इसको मिलेगा। प्रोडक्ट साइड भी देखिए तो फर्स्ट इसी को मिलेगा, सेकंड आपका ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो प्रायोरिटी जो है, जो ग्रुप गया, कौन सा ग्रुप गया? आप कहेंगे कि CH2OH ग्रुप जो है CH2Br ग्रुप से रिप्लेस हो गया। तो इस दोनों का प्रायोरिटी जो है सेम ही है, इसीलिए इसमें कन्फिग्रेशन भी सेम ही रह गया, S का SC कन्फिग्रेशन रह गया। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें रिएक्टेंट में जिधर अम्ब्रेला का हैंडल था, बाद में अम्ब्रेला का हैंडल उसी साइड है, यानी अम्ब्रेला का जो कन्फिग्रेशन पहले था वहीं अम्ब्रेला का कन्फिग्रेशन बाद में है। तो हम इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, अगर रिएक्शन में स्टीरियोजेनिक सेंटर का कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है तो कन्फिग्रेशन जो है मॉलिक्यूल का रिटेन रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में कन्फिग्रेशन क्या रहा? कन्फिग्रेशन रिटेन रहा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या था? जिस सिचुएशन में बॉन्ड जो है आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर पे टूट जाता है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इस रिएक्शन को देखिए, आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ 2 ब्रोमो ऑक्टेन और इसका R कन्फिग्रेशन दिया हुआ। आप जब इसको आपने NOH के साथ रिएक्ट किया तो जो आपको प्रोडक्ट बना वो S2 ऑक्टानॉल बना, यानी इसका कन्फिग्रेशन S हो गया और प्रोडक्ट जो है आपका 2 ऑक्टानॉल है। आपको इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में देखना है। पहले तो देखिए कि कार्बन कायरल है कि नहीं। ए वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ए कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि इसे जो चारों ग्रुप लगा हुआ ए और ए, चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, यानी कि ए कार्बन जो है कायरल कार्बन है। तो अगर कार्बन कायरल है तो दूसरा चीज़ हमको ये देखना कि क्या रिएक्शन कायरल कार्बन पे हो रहा है क्या। तो आप देखिए इस कायरल कार्बन से जो Br बॉन्ड लगा हुआ है, बाद में क्या हो गया? ए Br बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे एक OH बॉन्ड जाके जुड़ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस केस में जो रिएक्शन है वो कायरल कार्बन के बॉन्ड को तोड़ रहा है और कायरल कार्बन पे बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर पे ही रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब थोड़ा कन्फिग्रेशन के बारे में देखते हैं। अगर इसको देखिएगा तो अम्ब्रेला किस साइड में है? इस केस में अम्ब्रेला जो है ऐसे है, अम्ब्रेला कुछ इस साइज का अम्ब्रेला है। बाद में आपका अम्ब्रेला किधर है? बाद में अम्ब्रेला बेसिकली इस हाइड्रोजन को थोड़ा और इधर लिखते तो आपको एग्जैक्टली दिखता। तो ये अम्ब्रेला इधर साइड का, यानी कन्फिग्रेशन जो है इन्वर्स हो गया। अम्ब्रेला जो था पहले ऐसे था, इसका हैंडल राइट की तरफ था, बाद में अम्ब्रेला का हैंडल जो है लेफ्ट की तरफ हो गया। इस हाइड्रोजन को आप चाहें तो आप थोड़ा और इधर करके दिखा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखेगा कि ये जो है अम्ब्रेला आपका इन्वर्ट हो गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कन्फिग्रेशन जो है प्रोडक्ट का और कन्फिग्रेशन रिएक्टेंट का सेम नहीं है, कन्फिग्रेशन इन्वर्स हो गया। ऐसे सिचुएशन को हम लोग कभी कभी केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये एग्जाम्पल है इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन का। इस केस में कन्फिग्रेशन जो RS कन्फिग्रेशन है वो भी रिवर्स हो गया। जैसे यहाँ पे R था तो बाद में क्या हो गया? S कन्फिग्रेशन हो गया। ये R और S जैसा कि हमने पहले कहा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आने वाले ग्रुप और जाने वाले ग्रुप का क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है। यानी जो ग्रुप पहले से था और उसका जो नया ग्रुप आया उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है तो इस टाइप के रिएक्शन में कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, यानी R जो है बाद में S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। अगर
दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर सेम नहीं है यानी डिफरेंट है, तो उस केस में कन्फिग्रेशन RS कन्फिग्रेशन सेम ही रह जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में आपका क्या सिचुएशन है, यहाँ पे इसको 1 कहिएगा, इसको 2 कहिएगा, इसको 3 कहिएगा, और हाइड्रोजन तो आपका नंबर 4 है ही। यहाँ पे इसको 1 कहिएगा, 2 कहिएगा, 3 कहिएगा, 4 कहिएगा, यानी जो ग्रुप गया, कौन सा ग्रुप गया, Br ग्रुप गया, और आया कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप आया। तो जाने वाले और आने वाले दोनों का जो प्रायोरिटी है वो सेम है, 1 है, इसीलिए कन्फिग्रेशन जो है यहाँ R से S हो गया, यानी कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गया, यानी ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। इस बात के कारण हम नहीं कह रहे हैं कि इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया क्योंकि RS हो गया, इसलिए हम करें क्योंकि अम्ब्रेला का साइज जो है इन्वर्ट हो गया, एक साइड में अम्ब्रेला इधर है, दूसरे साइड में अम्ब्रेला इधर है। तो पहला सिचुएशन में अम्ब्रेला कुछ ऐसा, दूसरे साइड में अम्ब्रेला सिचुएशन ऐसा। तो इन्वर्सन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अम्ब्रेला इन्वर्ट हो गया, ना कि R से S इन्वर्ट हो गया या S से R इन्वर्ट हो गया। तो जो भी बातें हमने कहा उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, इस रिएक्शन में R2 ब्रोमो ऑक्टेन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड yields S2 octanol। The stereochemistry of reactant and product are opposite। दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट है, एक लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा तो दूसरा राइट साइड में ओपन हो रहा। इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन एट द स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जो कार्बन है उस पे इन्वर्सन हो गया कन्फिग्रेशन का। अगर आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो इन्वर्सन होता कैसे है। जैसे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास ए Br हट करके एक OH आके जुड़ जा रहा है, यही हुआ ना। तो बेसिकली OH कहाँ से आ रहा है, OH NaOH से आ रहा, तो NaOH जो है Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, OH माइनस आपके पास है, और OH माइनस जो है एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा इस रिएक्शन में, जो OH माइनस है इसके बैक साइड से अटैक करेगा और ए वाला जो ब्रोमीन है टूटना शुरू होगा। तो धीरे धीरे OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू होगा, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड बन रहा, दूसरा बॉन्ड टूट रहा। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ बॉन्ड OH कार्बन के बीच में बन चुका होगा और कुछ बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन के बीच में टूट चुका होगा। इस सिचुएशन को हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, कार्बन और OH के बीच में कुछ बॉन्ड बन चुका है और कार्बन ब्रोमीन के बीच में थोड़ा बॉन्ड टूट चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हो ये रहा है कि जो कन्फिग्रेशन है वो भी चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए ऐसे था, कुछ देर के बाद ये अम्ब्रेला ऐसे हो गया, कुछ देर के बाद अम्ब्रेला ऐसे हो गया, और कुछ देर के बाद अम्ब्रेला ऑलमोस्ट खड़ा टाइप का हो गया। और उसके बाद क्या होगा, और इधर से बॉन्ड जुड़ रहा और इधर से बॉन्ड टूट रहा। इसके बाद क्या होगा कि ए बॉन्ड जो है डिपार्ट होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा, और ए बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इधर से ए बॉन्ड पूरा टूट बन गया और ए वाला बॉन्ड पूरा टूट ही गया, यानी Br माइनस आपका रिलीज हो गया। और अब क्या होगा, ये जब ऐसा हो गया तो अब इधर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और इधर की तरफ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यानी बॉन्ड जो है इधर बन गया। फाइनली सिचुएशन आपका ऐसा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में OH माइनस जो बैक साइड से अटैक कर रहा, इधर से ग्रुप जा रहा और इधर से अटैक कर रहा, यानी बैक साइड से अटैक कर रहा, इसीलिए कन्फिग्रेशन जो है इन्वर्ट हो गया। हो क्या रहा, इधर से अटैक कर रहा, ये जो तीनों ग्रुप्स लगे हुए धीरे धीरे इस तरफ आ रहे हैं, और इस तरफ आते आते एक समय ऐसा आया कि वो प्लेन में आ गया, और प्लेन में आने के बाद फिर दूसरे तरफ मुड़ना शुरू हो गया, और फाइनली आपका जो है वो कुछ इस तरह का सिचुएशन हो गया। बीच वाले सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है उस टाइम में कुछ चक्री के समान है। एक चक्री है आपका, एक लेफ्ट साइड से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है और राइट साइड से भी एक बॉन्ड जुड़ा हुआ, ए वाला बॉन्ड बन रहा और ए वाला बॉन्ड टूट रहा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन क्यों होता है। इन्वर्सन इसीलिए होता है क्योंकि बैक से होता है और मॉलिक्यूल धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, यानी छाती का मुंह जो इस साइड खुला हुआ था अब दूसरे साइड खुलना शुरू होता। तो फाइनली आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर पे एक इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा।
दो पॉसिबिलिटी था। अगर कायरल कार्बन पे हो रहा है रिएक्शन, तो इस केस में जो एग्जाम्पल हमने देखा उस एग्जाम्पल में कन्फिग्रेशन इन्वर्सन हो रहा था। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, दूसरा सिचुएशन देखा जिसमें कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा था। अगर कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उस केस में जो कन्फिग्रेशन जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। अगर कायरल कार्बन पे है तो हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा। कुछ सिचुएशन जो कि बाद में देखिएगा, इवन दो कायरल कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है यानी बॉन्ड टूट रहा है, बट फिर भी जो कन्फिग्रेशन है वो रिटेन कर जाता है। यानी अगर बॉन्ड जिधर से टूटा उधर से ही आके बॉन्ड जुट जाए तो उस केस में फिर से ही आपका रिटेंशन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यानी रिएक्शन हो कैसे रहा, रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसा है, यानी पूरे रिएक्शन के प्रोग्रेस में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेंज कर रहा है। यानी जिधर से ग्रुप जा रहा उधर से ही आके जुड़ जाए तो रिटेंशन हो गया, जिधर से गया उसके बैक साइड से जुड़ा तो इन्वर्सन हो गया। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर कायरल कार्बन पे हो रहा तो इन्वर्सन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दिखाया वो इन्वर्सन का एग्जाम्पल था। बट जब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे कार्बन पे हो रहा जो कायरल है ही नहीं तो उस केस में ऑलवेज रिटेंशन होगा, यानी मॉलिक्यूल में किसी और पार्ट में रिएक्शन हो रहा, कायरल कार्बन को कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा, यानी रिएक्शन का जैसा टाइप पहले था, जो कन्फिग्रेशन पहले था वही कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट का होगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ कहीं पे। तो इस तरीके से हमने देखा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता। तो पहले इस रिएक्शन को आप देखिए, आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इस मॉलिक्यूल का नाम है 1-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। पन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ और दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और ये चेन ब्यूटेन का चेन है, इसलिए इसको हमने कहा 1-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। और इसका एस कन्फिग्रेशन है, यानी कन्फिग्रेशन भी आपको दे दिया कि एस कन्फिग्रेशन वाला मॉलिक्यूल है। इसको जब ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जब आपने रिएक्ट किया तो आपको दो प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट में ब्रोमीन यहाँ जुट रहा और एक प्रोडक्ट में ब्रोमीन यहाँ जुट रहा। तो इस रिएक्शन को थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। सबसे पहले तो हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या कोई कायरल कार्बन है, तो बिल्कुल है। इस केस में ये जो कार्बन है कायरल है, क्योंकि इससे जो चारों ग्रुप जुड़ा हुआ है वो चारों ही डिफरेंट ग्रुप है। अब ब्रोमीन जाके जुड़ा है तो ब्रोमीन जाके इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसी कार्बन से हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन को हटा करके एक ब्रोमीन जुड़ रहा है। यानी रिएक्शन कायरल कार्बन पे हो रहा है या नहीं हो रहा? यस, इस केस में जो रिएक्शन जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हो रहा है। जब रिएक्शन जब स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हो रहा इसमें, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा। इस दोनों प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन हम लोग अभी देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने इस कन्फिग्रेशन का लिया था मगर जो प्रोडक्ट बना वो दो प्रोडक्ट बना। एक में आप कह सकते हैं कि ब्रोमीन जाके ऊपर से जुड़ा है और एक दूसरे में ब्रोमीन जो है नीचे से जाके जुड़ा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस दोनों जो प्रोडक्ट बना उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा और दो प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, एक में ऊपर से क्यों जुड़ता है, नीचे से क्यों एक दूसरे में जुड़ता है। तो अगर इन सभी बातों का जानकारी आप चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, आपको मैकेनिज्म इस रिएक्शन का जानना पड़ेगा। बेसिकली इस रिएक्शन का डिटेल में मैकेनिज्म हम लोग अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देते हैं। होता क्या है कि इस मॉलिक्यूल का ए बॉन्ड जो है यहाँ से टूटता है और एक फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल कहे तो क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन है और इधर साइड में CH3 है और इधर साइड में आपका CH2CH3 है और इधर साइड में आपका CH2Cl है। तो होगा क्या कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आधा आधा बढ़ जाएगा, एक हाइड्रोजन को मिल जाएगा और एक कार्बन को मिलेगा, यानी कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे। इस स्पेसिस को हम लोग कहते हैं रेडिकल या फ्री रेडिकल आप कहिए। तो ये पहला स्टेप में जो आपका कंपाउंड है उससे फ्री रेडिकल बनता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि ए रेडिकल जो है फ्री रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल है। तो क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा।
यानी कि ए इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन से एक इलेक्ट्रॉन आया, इस दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाया। यानी कि हम कहें तो ऐसा हुआ कुछ, यहाँ पे आपके पास CH3 था और यहाँ पे आपका CH2CH3 था, CH2CH3 था और यहाँ का आपके पास था CH2Cl और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन आके जुड़ गया। बेसिकली ब्रोमीन रेडिकल आया और एक ब्रोमीन रेडिकल फ्री हो गया। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, यानी कि एक रेडिकल बनता है जो कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और फाइनली आपका ए प्रोडक्ट बनता है। तो ए वाला प्रोडक्ट देखिए तो ये सेम ही प्रोडक्ट है। अगर इस रेडिकल का आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो ए रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन है जो sp2 है। कैसे? इससे 3 ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ, एक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ, एक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ, 3 ग्रुप। जब भी किसी कार्बन एटम से या सेंट्रल एटम से 3 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप प्लेनर होता है। इसको थोड़ा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्बन है और ये जो CH3 ग्रुप है इस प्लेन के अंदर है और ये आपका यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप है प्लेन से बाहर है और ये आपका CH2Cl ग्रुप है और यहाँ पे आपका ये रेडिकल है। तो इसका जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी कि ये मॉलिक्यूल अभी sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका जो शेप है वो प्लेनर शेप है और इस पे एक पी लोब जो है वो ऊपर पड़ा हुआ, एक पी लोब है और एक नीचे पी लोब और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपके पास है तो ये होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड का ऊपर से अटैक करे और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिलकर बॉन्ड बना ले। तो ऊपर से बॉन्ड बनाएगा तो ऊपर से जाके जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से एक बॉन्ड ऊपर से बन जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता था ए ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है नीचे से जाके जुड़े, यानी नीचे वाले लोब से जाके अटैक करे तो नीचे से बॉन्ड बनेगा। यानी जब आपके पास एक प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल है तो इसमें ब्रोमीन रेडिकल को ऐड होने का 2 पॉसिबिलिटी है। या तो ब्रोमीन जो है ऊपर से आके ऐड हो जाए या तो ब्रोमीन जो है नीचे से जाके ऐड हो जाए। तो इसी बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये सेम मॉलिक्यूल है आपके पास जो दिया हुआ है। इस मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल को दिखाया तो ये आपका फ्री रेडिकल है जो कि प्लेनर शेप में है। इसका 2 लोब है, एक ऊपर का लोब और एक नीचे का लोब। तो जब ऊपर के लोब के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ ब्रोमीन है ऊपर के लोब के साथ जाकर के इंटरेक्ट कर रहा और एक बॉन्ड बना रहा। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो ब्रोमीन जो है ऊपर से जाकर के जुड़ जाएगा, यानी ऊपर से यहाँ जुड़ेगा। तो शेप कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ब्रोमीन आपका ऊपर से जाके जुड़ गया। जैसे ही ऊपर से जाके जुड़ेगा ये सब जो तीनों बॉन्ड है थोड़ा नीचे आएगा ताकि टेट्राहेड्रल का जो एंगल है वो मेंटेन हो जाए और टेट्राहेड्रल शेप मेंटेन हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था? तो ये तो हुआ पहला पॉसिबिलिटी, जब ऊपर से जाके ब्रोमीन ऐड हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ब्रोमीन जो है नीचे से जाके ऐड हो। तो नीचे से जाके ऐड होगा तो ब्रोमीन कुछ इस तरीके से जाके ऐड होगा। तो ये तीनों बॉन्ड थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ताकि फिर से टेट्राहेड्रल एंगल मेंटेन हो जाए और टेट्राहेड्रल शेप में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्री रेडिकल से, चूँकि शेप इसका प्लेनर है, तो दोनों तरह से अटैक हो सकता है ब्रोमीन रेडिकल का, ऊपर से भी नीचे से भी। जो ऊपर से होगा तो ए प्रोडक्ट बनेगा और जब नीचे से होगा तो ए प्रोडक्ट बनेगा। बेसिकली इस दोनों केस में जो दोनों प्रोडक्ट है वो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। आप देखेंगे ये दोनों बेसिकली मिरर इमेज है। अगर यहाँ पे आप कोई प्लेन मिरर रख दीजिए, यहाँ पे जैसे कि प्लेन मिरर रख दीजिएगा आप, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, क्योंकि इस CH2Cl का मिरर A है, CH3 का मिरर A है और इसका इमेज का A है और ब्रोमीन का यहाँ मिरर इमेज है। तो बेसिकली ये दोनों जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये दोनों इनांसियोमर्स है, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ है, इसमें प्लेनर रेडिकल इंटरमीडिएट है और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो मिरर इमेज है एक दूसरे का और वो दोनों इनांसियोमर्स हैं। और इस केस में जो रिएक्शन हो रहा है वो रेसिमिक मिक्सचर को फॉर्म करेगा,
क्योंकि इनांसियोमर दोनों इक्वल अमाउंट में बनेगा, जितना अटैक ऊपर से होगा उतना ही अटैक नीचे से होगा। इन बातों को हम लोग थोड़ी देर बाद और देखते हैं। पहले इस दोनों का कन्फिग्रेशन देखते हैं, क्या है कन्फिग्रेशन। जैसे इसका कन्फिग्रेशन आर एस कन्फिग्रेशन निकालना चाहिएगा, तो इसका नंबर हो गया 1 प्रायोरिटी ऑर्डर, इसका प्रायोरिटी 2, इसका 3, नहीं ये गलत हमने किया। पहले ब्रोमीन का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा 1, उसके बाद 2, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ 3 और इसका लास्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी 1 से 2 पे जाइए, 2 पे 3 पे जाइए, तो क्या कन्फिग्रेशन हो गया, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज है तो इसका कन्फिग्रेशन आर हो गया। इसका निकालिए 1 प्रायोरिटी ऑर्डर, 2 प्रायोरिटी ऑर्डर, 3 प्रायोरिटी ऑर्डर, 4 तो आपका पीछे चला गया। हमको आर एस कन्फिग्रेशन में जो 4th प्रायोरिटी का उसको पीछे करना होता, लकली यहाँ पे पीछे पहले से ही है। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और 3 से फिर 1 पे आ जाइए। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये एस कन्फिग्रेशन है। यानी कि आपका आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन दोनों ही कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिलता है। तो हम इस बात को ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में कोई कायरल कार्बन पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केस में आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, जिसका किसी प्लेनर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। रेडिकल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। यानी फाइनल प्रोडक्ट आपको इनांसियोमेर्स मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है, रस्मिक मिक्सचर मिलता है, 50-50% दोनों ही मिलता है। यानी 50% आर वाला मिलेगा एंड 50% एस वाला मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, और रेडिकल रिएक्शन है तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको आसानी से ग्रास्प आप कर सकें। तो पहला प्रॉब्लम में है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ S2 ब्रोमोब्यूटेन yields a mixture of compound with chlorine substituted at any of the 4 carbon atoms। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन कैसा हो गया, 4 कार्बन हो गया और दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि यहाँ हो गया CH2 CH3 CH ब्रोमीन CH3। ए वाला कार्बन जो है आपका कायरल कार्बन है। तो इसका कौन सा फॉर्म आपको लेना, एस। तो एस का आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसा बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड पीछे कर दिया और एक बॉन्ड आगे कर दिया। जो पीछे किया वहाँ पे हाइड्रोजन रख देते हैं, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। चूँकि हमको एस कन्फिग्रेशन बनाना है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी है तो ब्रोमीन को हमने यहाँ रख दिया। CH2 CH3 सेकंड प्रायोरिटी है, इसीलिए इसको यहाँ रख देते हैं और CH3 को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी है यहाँ रख देते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका एस कन्फिग्रेशन और मॉलिक्यूल का नाम क्या हुआ, S2 ब्रोमोब्यूटेन। इसका अगर आप क्लोरीनेशन करिए, मतलब क्लोरीन से रिएक्ट करिए इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, अगर UV लाइट के प्रेजेंस में इसको क्लोरीन से रिएक्ट करिएगा तो कहा जा रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है। सभी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। कहा जा रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटेन फॉर्म। तो एक जो प्रोडक्ट है वो है 2 ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटेन, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, यही है आपका CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH2 है, यहाँ पे CH3 है। तो यही आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा, ठीक है। तो इसका आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटेन फॉर्म। तो कैसा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा इस मॉलिक्यूल का जो कि फॉर्म हो रहा है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। तो आपको कहा जा रहा है डिटरमिन द कन्फिग्रेशन ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स एंड इज द प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन है, ए वाला सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर पहले था और ए वाला पहले है। इस स्टीरियोजेनिक सेंटर का कन्फिग्रेशन एस था, अब क्या कन्फिग्रेशन होगा। तो आप देखिए हो क्या रहा, क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर पे कोई बॉन्ड टूट रहा है,
आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH2 CH3 के साथ बॉन्ड है, CH3 के बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड, इसमें से कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा। टूट क्या रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से, यानी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, जो कार्बन स्टीरियोजेनिक नहीं है, यानी कि इस कार्बन का कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यानी कि जो कन्फिग्रेशन पहले था वही कन्फिग्रेशन बाद में रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कन्फिग्रेशन सेम एज रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन है वही कन्फिग्रेशन इसका रह जाएगा। अब R होगा कि S होगा, ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी ऑर्डर पे। इसमें क्या था, इसका प्रायोरिटी 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था। तो ब्रोमीन की जगह पे क्या अटैच हुआ है, CH2Cl। CH2Cl का क्या प्रायोरिटी होगा, इसका प्रायोरिटी 1 होगा। इस केस में हमने पहले ब्रोमीन को प्रायोरिटी देना, ब्रोमीन को 1 हो गया, CH2Cl को 2 है, CH2CH3 को 3rd प्रायोरिटी है। यानी कि मतलब ये हुआ कि CH3 का प्रायोरिटी चेंज हो गया। पहले CH3 का प्रायोरिटी 3 था, अब बाद में इस ग्रुप का प्रायोरिटी 2 हो गया। यानी कन्फिग्रेशन क्या होगा, कन्फिग्रेशन सेम नहीं रहेगा और इस कन्फिग्रेशन उलट जाएगा। इस बात को आप इस मॉलिक्यूल से समझ सकते हैं। अभी आप चिंता नहीं कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो जब कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल का जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, कार्बन यहाँ है और यहाँ पे आपका ब्रोमीन है और एक ग्रुप अंदर की तरफ है और एक ग्रुप बाहर की तरफ है। चूँकि इस कार्बन का कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है, यानी जो जहाँ है वहीं रहेगा। ब्रोमीन वहाँ का वहीं है, CH2 CH3 वहीं है, हाइड्रोजन भी वहीं है और CH3 भी वही है। केवल अंतर इतना हुआ कि यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन से जुड़ गया। तो अब इस मॉलिक्यूल का आप कन्फिग्रेशन निकालिए, क्या हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर 1A हो गया, 2A हो गया और 3A हो गया, क्योंकि इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ, ज़्यादा एटॉमिक नंबर। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, क्या है कन्फिग्रेशन इसका, इसका कन्फिग्रेशन जो है R हो गया। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन सेम रहा, रिटेंशन, बट RS कन्फिग्रेशन उलट गया, S का R हो गया। पहले S कन्फिग्रेशन था, बाद में R कन्फिग्रेशन हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रायोरिटी ऑर्डर था CH3 का वो चेंज हो गया, 3 से 2 हो गया, इसीलिए आपका S से R हो गया। तो S से R होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। बट मॉलिक्यूल का जो कन्फिग्रेशन है, जो अम्ब्रेला का शेप जो पहले था वही अम्ब्रेला का शेप अभी भी है। अम्ब्रेला का शेप चेंज नहीं हुआ, नाम चेंज हो गया, नोमेनक्लेचर चेंज हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ क्योंकि कोई भी बॉन्ड कायरल कार्बन पे नहीं टूटा है। फाइनली क्या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस, प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, इज द प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, यस, बिकॉज ए प्रोडक्ट जो है R कन्फिग्रेशन वाला है, तो ए प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इस कार्बन का कायरलिटी अभी भी प्रेजेंट है, लॉस नहीं हुआ है, तो अभी भी प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ना नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, based on the data for the conversion of R2-bromo-octane into S2-octanol using NaOH। तो ये आपको 2-bromo-octane है R फॉर्म और S2-octanol, इसका R कन्फिग्रेशन S में चेंज हो गया और प्रोडक्ट है S2-octanol। इसको हमने पहले देखा था, अगर याद करिए तो यही रिएक्शन को हम पहले भी डिस्कस किए थे कि आपके पास 2-bromo-octane था और उसको OH- के साथ रिएक्ट किया और एक यहाँ ब्रोमीन को हटा दिया, ब्रोमीन को भगा दिया आपने और यहाँ पे OH जाकर जोड़ दिया और कन्फिग्रेशन जो था इन्वर्स हो गया था। तो इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन, पहले इधर के साइड में अम्ब्रेला था, बाद में अम्ब्रेला इसके साइड में हो गया। यानी ये एग्जाम्पल जो था इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन का था। तो कहा जा रहा है कि वो जो डेटा था, यानी इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन का डेटा को यूज़ करिए, यानी उस आइडिया को यूज़ करिए, उस आइडिया को यूज़ करके प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ S2-bromo-octane विथ NaOH।
तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि S2 ब्रोमो ऑक्टेन है उसको NaOH के साथ रिएक्ट करिएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत आसान है, इस केस में फिर से इन्वर्सन हो जाएगा क्योंकि इसमें इन्वर्सन होता है। तो S2 ब्रोमो ऑक्टेन है उसको NaOH के साथ रिएक्ट करिएगा तो R2 ब्रोमो ऑक्टेन ऑक्टानॉल R2 ऑक्टानॉल बनेगा। इसको आप दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है HBr और यहाँ पे हम लोग 2 ग्रुप और जोड़ना है तो एक ग्रुप हमने यहाँ पे जोड़ दिया। एक ग्रुप है आपका CH2 सेमी मोलिक्यूल को लिख रहे हैं CH3 और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 ग्रुप। इसका कन्फिग्रेशन निकालिए तब आपको पता चलेगा। ये 1 है, ये 2 है, 3 है। तो 1 से 2 हाइड्रोजन को हमने पीछे ही रखा तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। तो क्या कन्फिग्रेशन है? उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका कन्फिग्रेशन S है। और एक कौन सा मोलिक्यूल है? तो दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन लगा, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन पे ब्रोमीन और ये चेन है आपका। तो ये पूरा चेन कुछ इस तरह से है, इस चेन में दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इस मोलिक्यूल का जो कन्फिग्रेशन है वो S कन्फिग्रेशन है और ए मोलिक्यूल है S2 ब्रोमो ऑक्टेन। सो ए मोलिक्यूल हो गया S2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो इस मोलिक्यूल को जब आप रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ तो क्या होगा? OH माइनस जो है आपका इस मोलिक्यूल में बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br माइनस लीव करेगा। तो कन्फिग्रेशन आपका इन्वर्स्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ साइड में इस साइड में OH आके जुड़ जाएगा और A बॉन्ड उधर साइड में चला जाएगा हाइड्रोजन, और A वाला बॉन्ड भी उधर साइड में चला जाएगा। ये हो गया आपका CH3 और A बॉन्ड थोड़ा उस साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 5CH3 और हर का टेट्राहेड्रल एंगल मेंटेन रहेगा। तो इस केस में इसका कन्फिग्रेशन आप निकालिएगा तो यार आ जाएगा, आप निकाल सकते खुद ही। इसका पोजीशन 1 है प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी 2 है और इसका प्रायोरिटी 3 है। अब देखिए इस केस में 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो ए कन्फिग्रेशन R हो गया और मोलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? मोलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 ऑक्टानॉल। तो इस केस में कन्फिग्रेशन जो है S का R होगा, इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ है इस रिएक्शन में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कब इन्वर्सन होगा, कब रिटेंशन होगा। इन सारी बातों की जानकारी अगर चाहिए तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन हो रहा है स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हो रहा है कि कहीं और हो रहा। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हो रहा तो 2 पॉसिबिलिटी है, इन्वर्सन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, या तो मिक्सचर हो सकता है, इन्वर्सन रिटेंशन, उस केस में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो इन सारी बातों को आपने इस वीडियो में सीखा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए ताकि आपका उत्साह और मनोबल से हमें भी मनोबल मिले और हम और से और वीडियो बना सकें। तब तक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।